टेंथीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मतलब चैप्टर नंबर 2 जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द मीनिंग ऑफ एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो चीज़ें होती है जिनका सावर टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है? सावर टेस्ट होता है। बेसिस वो चीज़ें होती है जिनका बिटर टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है? बिटर टेस्ट होता है। और सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स वो चीज़ होती है जब हम एसिड को बेस के साथ कंबाइन करते हैं, यानी कि एसिड प्लस बेसिस हमें देती है सॉल्ट्स। तो इनके बारे में और डीपली जानते हैं इस चैप्टर में, बट सबसे पहले हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसिड सार टेस्ट होते हैं और बेसिस बिटर टेस्ट करते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा कि बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं और वो चेंज करते हैं कलर। अच्छा, मैं आपको चीज़ बता दूँ, एसिड और बेसिस दोनों कलर चेंज करते हैं। ओके, तो देखिए जो हमारा एसिड होता है, ठीक है, जो हमारा एसिड होता है वो रेड लिटमस, अगर रेड लिटमस है हमारे पास, अगर हमारे पास रेड लिटमस है तो हमारा एसिड क्या करेगा? वो रेड ही रहेगा, उसका कलर क्या रहेगा? रेड रिमेन करेगा, ठीक है। बट अगर एसिड है और हमारे पास ब्लू लिटमस है तो ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। इसकी एक टेबल भी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, अगर एसिड है, मुझे चेक करनी है कोई चीज़ एसिड है तो उसको अगर हम लिटमस पेपर में डालेंगे, अगर एक लिटमस पेपर लिया, जैसे कि एक एसिड है इस कंटेनर में, उसमें एक लिटमस पेपर डिप किया, अब उस लिटमस पेपर का कलर अगर रेड ही रहा तो यानी कि वो एसिडिक चीज़ है। अगर उस कलर अगर ब्लू लिटमस डालेंगे वो रेड रहा तो यानी कि वो भी एसिडिक चीज़ है। बट अगर हम देखें तो बेसिस का कैसे पता करेंगे? तो बेसिस के लिए भी सिंपल है। देखो, अगर हमारे बेसिस की बात करी जाए तो दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है रेड होता है और एक होता है ब्लू, ठीक है। तो अगर किसी बेस में हमने लिटमस पेपर डाला रेड कलर का और वो ब्लू हो गया तो यानी कि वो एक बेस है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर डाला और वो ब्लू ही रहा तो यानी कि वो भी एक बेस है। तो ऐसे हम चेक करते हैं इसकी जो इमेज होगी, मतलब एक पूरी टेबल टाइप, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वही लिखा है कि लिटमस क्या होता है। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, टर्मरिक भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा होगा कि कभी कभार जो कपड़े होते हैं उन पे स्टेन लग जाता है करी का, जैसे वाइट कपड़ों पे स्टेन लग जाता है और वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब सोप उस पर अप्लाई करते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो करी है वो एसिडिक है। तो हमारी जो शर्ट है वाइट कलर की, उस पर वो करी गिर गई एसिडिक। अब जब हम उसे सोप से क्या बोलेंगे, सोप से रब करेंगे तो सोप क्या होता है? बेसिक। और एसिड और बेसिक जब रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो वापस येलो हो जाता है व्हेन क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। तो यानी कि अभी वो रेडिश ब्राउन हो गया, जैसे ही मैंने साबुन लगाया, अब मैंने उसे पानी में डाला तो वो फिर से पीला हो जाएगा, ठीक है। हमारे दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो जैसे कि आपका हो गया लिटमस, ठीक है। उसके बाद नेचुरल यानी कि टर्मरिक हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एक प्लांट होता है जो होता है आपका हाइड्रेंजिया, तो हाइड्रेंजिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो सिंथेटिक है, यानी कि जो इंसानों ने बनाए हैं इंडिकेटर, वो हो सकते हैं आपके क्या क्या हो सकते हैं वो? फिनोल्फथैलीन हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं? फिनोल्फथैलीन। उसके बाद आपका
उसके बाद आपका हो सकता है कि लिटमस हो सकता है ना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गया? वही यहाँ पे सब लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है इस बॉक्स में लिखा है जो लिटमस है वो थैलीफाइटा की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। लेट सपोज एक है ए, एक है बी, एक है सी कुछ बड़ा बन गया बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। एक में पानी है, ठीक है। लेट सपोज ए में मेरा पानी है। क्या है मेरा ए में पानी है। एंड द अदर 2 कंटेन एसिडिक। और बी और सी में एसिड है। यानी कि अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो देखो, मेरे पास ए कंटेनर है, बी कंटेनर है और सी कंटेनर है, ठीक है। इन दोनों में मेरा क्या है, एसिड, ठीक है। मैंने इनमें एसिड डाल रखा है। और जो ए है उसमें डिस्टिल्ड वाटर है, यानी कि प्योर पानी है, यानी कि पानी है, एकदम साफ पानी, डिस्टिल्ड पानी, ठीक है। और सॉरी और ये जो बी सी है ना, इसमें एक एसिडिक है और एक बेसिक है। दोनों एसिडिक नहीं है, मैंने आपको गलत बता दिया। एक एसिडिक है, एक बेसिक है, ठीक है। हमें कहा है अगर हमें दिया ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। देखो, हमें रेड लिटमस पेपर दिया है, तो अगर मैं सबसे पहले बी और सी की बात करूं, हमें रेड लिटमस पेपर दिया है, ठीक है। रेड लिटमस पेपर पी है, ये रेड लिटमस पेपर दिया है। तो एसिड में क्या रहेगा, वो रेड ही रहेगा, और बेस में क्या हो जाएगा, वो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। ओके, तो हमें पता चल गया बी और सी का। बट डिस्टिल्ड वाटर में क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर बेसिक टाइप का होता है, तो उसमें वो ब्लू हो, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, जैसा वो वाटर है वैसे ही रहेगा। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि अगर रेड लिटमस पेपर है, हम एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो एसिड में रेड ही रहेगा। अगर बेस से करवा रहे हैं तो बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू। वाटर से करवा रहे हैं तो वाटर तो सेम ही रहेगा। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सॉरी, तो यहाँ से हमारे पास कुछ नेम्स है एसिड के। अगर आपको याद नहीं है अभी तक तो इन्हें याद कर लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH वगैरह वगैरह, ठीक है। ये एक्टिविटी कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसमें बताया कि अगर हम फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे जो वो टेबल मैंने आपको बताई है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसी के हिसाब से ये सारे बॉक्सेस भर जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि these indicators tell us whether substance is acidic or basic by changing color. There are some substances whose order changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Olfactory indicators वो indicators होते हैं जिनकी स्मेल बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या करना है, हमें अनियन लेने हैं, प्याज लेने हैं, उन्हें काटना है, ठीक है, चॉप करना है अच्छे से, और एक प्लास्टिक की थैली में उन्हें डाल देना है, और उसको जैसे हम प्लास्टिक की थैली लेंगे उसमें प्याज डालेंगे तो उसमें एक कपड़ा भी डालना है जो साफ़ होना चाहिए, ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रिप का कपड़ा, ठीक है। अब हमें जो बैग है यानी कि प्लास्टिक बैग, उसे अच्छे से टाइट करके बांध देना है और उसे रात भर फ्रीज में रख देना है। हम रात में फ्रीज में रख देंगे तो जो अब आगे लिखा है द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज फॉर टेस्ट फॉर एसिड और बेसिड। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ओनियन लिया, ओनियन को चॉप किया, फिर उसको प्लास्टिक के बैग में डाल दिया, और उस बैग में ही हमने थिन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ डाला, एक पीस लिया क्लोथ का और उस पीस को डाल दिया। अब रात भर रखा उसे फ्रीज में। अब जैसे हम निकालेंगे उस कपड़े को तो हम कपड़े से बता सकते हैं कि क्या वो एसिडिक था, क्या वो बेसिक था। हम जो 2 स्ट्रिप्स है वो दोनों ले लेंगे, एक को हम HCl में डालेंगे और एक को NaOH। जब हम अब हम ना एसिड और बेसिक में डाल दिया, एक NaOH और एक HCl, दोनों को अब हम अच्छे से धो देंगे। अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे अपनी, तो क्या होता है, अब हम देखेंगे, नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, चेक देयर ऑर्डर, टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH, और वैसे ही एक्टिविटी रिपीट करनी है। नोट द ऑब्जर्वेशन। तो इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं,
देखो इससे हम ये ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आती है, जैसे एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, हमें ये पता चलता है कि एसिड की जो ऑर्डर होती है वो सेम रहती है टेस्ट के बाद भी, बट जो बेसिस की ऑर्डर होती है वो चेंज हो जाती है। समझ गए? यानी कि एसिड की जो एसिड की ऑर्डर होती है वो सेम रहती है, बट जो बेसिस की ऑर्डर होती है वो लॉस्ट हो जाती है, वो हट जाती है। ठीक है, अब आता है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है मैं आपको यहीं पे बता दूँ डायरेक्ट। तो इस एक्टिविटी में हम लेंगे जिंक के ग्रेन्यूल्स, यानी कि जिंक का चूरा चूरा, उसमें हम डाल देंगे H2SO4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिलीवरी ट्यूब लगा देंगे यहाँ से एक दूसरे सोल्यूशन में जो सोप सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब हमने लगा दी। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो डिलीवरी ट्यूब लगा दी, अब यहाँ से एक क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक और H2SO4 रिएक्ट होंगे। आपको याद है मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, जब भी Zn प्लस H2SO4 होता है, H2SO4, तो क्या फॉर्म होता है, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था। तो ZnSO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, ZnSO4 के साथ हो जाएगा। ठीक है, SO4 प्लस H2 गैस लिबरेट होगी, लिबरेट यानी कि रिलीज आउट होगी। H2, ये H थोड़ा बड़ा बन गया बट कॉम्प्रोमाइज़ करना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जिंक को रिएक्ट करवाया था H2SO4 के साथ, तो हमारा Zn4 प्लस H2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया ऐसे, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, सोप सोल्यूशन। अब यहाँ पे ना कुछ बबल्स फॉर्मेशन होंगी, तो हम देखेंगे कुछ बबल बन रहे हैं। ठीक है, हम एक कैंडल लेंगे जिसको हम जलाएंगे। ठीक है, वो उसको लिट अप करेंगे, और जैसे हम उसको लिट अप करेंगे उसे हम पास में लाएंगे इस सोल्यूशन के, तो एकदम से वो ना बर्न होगी विथ पॉप साउंड, एकदम पॉप साउंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये पॉप साउंड से बर्न करेगी। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ से जो गैस निकल रही थी वो तो हाइड्रोजन है, और अब हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन किससे बर्न करती है, विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछते हैं कि कौन सी गैस है जो पॉप साउंड से बर्न करती है। या पूछ सकते हैं H2 गैस कैसे बर्न करती है, सो हम कहेंगे विद अ पॉप साउंड। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एसिड प्लस मेटल हमें देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो, ये जो मेरा Zn है ये मेरा क्या था, ये तो मेरा मेटल था, और जो H2SO4 है वो मेरा एसिड है, तो यानी कि एसिड प्लस मेटल, तो Zn4 क्या है, ये हमारा सॉल्ट है, और ये हमारी H2 गैस है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना अभी जो बताया मैंने आपको कि मेटल प्लस एसिड हमें देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ आ गया? आगे मूव ऑन करते हैं, चलिए। ठीक है, यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट है, हमें जिंक मेटल लेना है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है और वार्म करना है उसे। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट देखेंगे, NaOH प्लस Zn हमें देगा Na2ZnO2 प्लस H2, और ये जो सब्सटेंस है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, हाँ, आपको बता देंगे कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, बताओ इसकी रिएक्शन क्या हुई, उसे बैलेंस कर दो और उसका नाम बता दो जो फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट में क्वेश्चन बन सकता है, 1-2 नंबर का बन सकता है। अब हम देखते हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स देखेंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट है, हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हमें सोडियम कार्बोनेट लेना है, Na2CO3 लेना है। ठीक है, और यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट करनी है एक टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, CaOH है, CaOH सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके टॉप पे ये थिसल फनल है, ये एक स्टैंड है, ये कॉर्क है जिसे कवर कर रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर फॉर्म हो रही है और डाइल्यूट HCl भी इसके अंदर है। ठीक है, पास से तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन के आता है कि जब भी हम कैल्शियम और
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। बट अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर देते हैं तो क्या फॉर्म होता है हमारा, सॉरी एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देंगे तो जो वाइटनेस है, जो मिल्कीनेस कार्बन, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करवाएंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड क्या करी, पास करवाई। समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस में मैंने क्या किया, मैंने पास करवाई CO2। क्या पास करवाई मैंने, CO2। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास करवाएंगे CO2 के साथ तो CaCO3 बनेगा। और CaCO3 क्या है, CaCO3 मिल्कीनेस में अपीयर करेगा। और जब हम एक्सेस में CO2 पास करवा देंगे तो ये मिल्कीनेस जो है डिसअपीयर्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी रिएक्शन है, देखो CaCO3 प्लस H2O यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में जब पानी और CO2 बनाया तो CaCO3 बन गया जो सॉल्यूबल इन वाटर होता है। समझ आया तो टाइम स्टैम्प डाल के मुझे बता दीजिए कि समझ आ गया। नहीं आया तो मुझसे पूछ भी सकते हैं आप कमेंट्स में। ठीक है, अब देखिए लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देते हैं। ठीक है, अब आता है, देखो मैंने आपको क्या बताया, मेटल कार्बोनेट और एसिड, तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे भी तो वही था, ये देखो मेटल कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पे भी है कि मेटल कार्बोनेट ने एसिड के साथ कंबाइन किया तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ने रिएक्ट किया HCl के साथ यानी कि एसिड के साथ, तो सॉल्ट, वाटर और CO2। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब हम यहाँ पे लेंगे टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। NaOH लेंगे और फिनोल्फोलिन डालेंगे, कलर देखेंगे, ऐड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, इज देयर एनी चेंज। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि अगर हम, देखो यहाँ से देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बेस है, ठीक है, अगर हमारे पास एक बेस है तो बेस में हमारा कलर हो जाता है पिंक / मैजेंटा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि कहीं कोई सी बुक में पिंक लिखा है, कोई बुक में मैजेंटा लिखा है, तो पिंक / मैजेंटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा एसिड होता है, एसिड में फिनोल्फोलिन का कलर क्या होता है, एसिड में आपका फिनोल्फोलिन हो जाता है कलरलेस। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो फिनोल्फोलिन ऐसे ही होता है ना, जैसे बॉटल में रियल फिनोल्फोलिन रखा होगा तो वो भी कलरलेस होगा, एसिड में भी कलरलेस होगा, लेकिन बेसिस में पिंक या मैजेंटा हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिखा है व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फोलिन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड। क्यों? बिकॉज एसिड न्यूट्रलाइजेज द बेस। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फोलिन रीअपियर। तो यहाँ पे आंसर होगा येस। ठीक है, ये एक्टिविटी इजी पीजी सी थी। यहाँ से बस आपको एक चीज़ पूछ सकते हैं, इसका कलर के बारे में पूछ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं NaOH प्लस HCl, यानी कि एक हमारे पास बेस है, एक हमारे पास एसिड है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बेस जब भी एक एसिड के साथ कंबाइन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि MO मेटल ऑक्साइड। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि CuO, ठीक है, इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें CuO लेना है और HCl ऐड करना है, तो CuO प्लस HCl
ठीक है, बैलेंस आप करते रहना। मेरा यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि आपको इक्वेशन समझ आ जाए कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट कैसे होते हैं, समझ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा CuO है और HCl है, तो क्या होगा, Cu हमारा कंबाइंड हो जाएगा Cl के साथ, तो ये हो जाएगा CuCl। बट इसकी वैलेंसी CuCl की सेटिस्फाई तब होगी जब नीचे एक 2 आ जाएगा, और साथ में हमारा क्या बनेगा, H और O, यानी कि H और O बना तो H2O हो जाएगा। तो यहाँ से आप बैलेंस कर लेना, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 हो जाएगा, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, तो ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब भी एक मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कंबाइन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, समझ आया? ओके। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी है, नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये जो CuCl2 होता है ना, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, समझ आया? ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है, सिंस मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between base and acid, we can conclude that non-metal oxides are acidic in nature. तो हमें पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक in nature होते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा ना, हमने ये पढ़ा कि हाउ डू मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, तो सेम होगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम कहते हैं कि वो एसिडिक होते हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल। ज़रा 2 मिनट सोच के देखिए क्यों। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, व्हेन सार things such as curd reacts with metal causing corrosion and creation of toxic salts that cannot be digested। तो यानी कि जब भी हम खट्टी चीज़ें या सार चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे कि कर्ड स्टोर करते हैं इन सब मेटल्स या इन सब ब्रास या कॉपर की चीज़ों में, तो वो करोजन हो जाता है, वहाँ पे करोजन टेक प्लेस करता है, और वहाँ पे जब जैसी करोजन होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएट हो जाएंगे जो डाइजेस्टेड नहीं होते और बॉडी के लिए भी अच्छे नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो पॉप साउंड वाला बता सकते हैं। अब एक मेटल ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस एफर्वेंस। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ठीक है, जो गैस इन्वॉल्व हुई है वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर सकती है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे जो, अगर मैं याद करूँ कि अभी तक मैंने कौन सी गैसेस पढ़ी है, तो मैंने अभी तक CO2 H2 पढ़ी है, बट यहाँ पे तो H2 के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं है, क्योंकि पॉप साउंड वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं। तो ये हमारी गैस हो जाएगी CO2, और ये इसकी जो इक्वेशन है, तो इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं खुद, वो यहाँ पे थी, लेट मी शो यू, वो CaCO वाली जो इक्वेशन थी, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखो मैं आपको लिख के बता दूँ यहाँ पे, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन थोड़ी दिख नहीं रही होगी, अब दिख रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, हाँ आ गई। तो इसमें हमारा क्या हुआ, इसमें हमारा जो CaCO3 था प्लस जो हमारा H2 था, ये क्या हो रहा है। हाँ तो गाइज़, वो मेरे पेज में पता नहीं क्या वो टेक्स्ट नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ से मैं आपको वो रिएक्शन बता दूँ। तो वो रिएक्शन है, CaCO3 को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CaCl2 बनता है, प्लस CO2 बनता है, और प्लस H2O बनता है। समझ आया? CaCO3 प्लस HCl गिव CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है,
उसी पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड नहीं हो रहा था तो मुझे इसलिए आपको वहाँ से दिखाना पड़ा। अब हम देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। देखो एनसीईआरटी को ये सबसे पहले बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, तो यहाँ पे एक बीकर है, उसमें हमें HCl डालना है, एक नेल डालना है, ठीक है, और एक रबर की कॉर्क लेनी है, और इसको हमें कनेक्ट कर देना है एक बल्ब से और एक 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले मैंने HCl डाला या H2SO4 डाला, फिर मैंने ग्लूकोज डाला, फिर मैंने अल्कोहल डाला। तो इससे एक्टिविटी से हम क्या देख सकते हैं कि ग्लूकोज और अल्कोहल जब हम डालेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। दैट मीन्स ग्लूकोज और अल्कोहल अच्छे एसिड तो है, बट इतने क्या कह सकते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से बताएंगे कि जो सारे एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन, यहाँ से हमें पता चलेगा कि सारे एसिड्स जो होते हैं उनमें H+ आयन्स होते हैं, और जो सारे बेसिस होते हैं उनमें OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, उनमें OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड और बेस सोल्यूशन इन अ वाटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली है, एक में हम NaCl ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमने क्या डाला H2SO4। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब को हमने पकड़ रखा है उसी सोल्यूशन को डाल के, और फिर हमने डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है, एक कॉक लगा रखी है मॉइस्ट लिटमस पेपर, और यहाँ पे गार्ड ट्यूब लगा रखी है। देखो गार्ड ट्यूब का जो मेन रोल होता है ना इस एक्टिविटी से यही आता है कि व्हाट इज़ द मेन एम या मेन रोल ऑफ गार्ड ट्यूब। तो इसका होता है कि ये जो भी एक्सपेरिमेंट में मॉइस्चर होती है उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ ये जो एक्टिविटी है ना, यहाँ से ये वाली रिएक्शंस देख लो, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। HCl और पानी डालेंगे तो हमारा बनता है H3O या H3O + Cl, ठीक है। पता नहीं आज पेन क्यों नहीं चल रहा है मेरा स्टाइलस, बट नो प्रॉब्लम, हम पढ़ेंगे फिर भी। अब देखो हाइड्रोजन और H2O को मैंने कंबाइन किया तो H3O बन गया, ठीक है। NaOH को हम पानी के प्रेजेंस में क्या करेंगे, पानी की प्रेजेंस में रखेंगे तो हमारा NaOH टूट जाएगा Na और OH नेगेटिव आयंस में, ठीक है। KOH भी ऐसे हो जाएगा और फिर MgOH भी। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि सारे जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, और बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं पानी में उन्हें एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ये जो चीज़ है इसको मेमोराइज नहीं करना, कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, काश चल जाइए, चल गया, ठीक है। जैसे मैंने आप यहाँ पे लिया HCl लिया मैंने, ठीक है। HCl में मैंने प्लस किया आपका यहाँ पे, ओके मैं आपका कैपिटल में ही लिख दूँ, HCl लिया, ठीक है, प्लस उसमें मैंने NaOH डाल दिया, NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, सोच के देखिए, जल्दी सोचेंगे। तो यहाँ पे H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, H OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो हमारा NaCl प्लस वाटर बनेगा प्लस H2O, ठीक है। NaCl प्लस H2O बन जाएगा, है ना। ये NaCl का साइन ज़रा ठीक कर लेना, ठीक है, या मैं ठीक करके ही दे दूँ यहाँ पे, एक मिनट, NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने एक एसिड लिया, एक बेस लिया, तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मैंने कैसे फॉर्म किया ये प्रोडक्ट साइड, वो ही तो समझ में नहीं आती मोस्ट ऑफ बच्चों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिड था HCl में मैंने फर्स्ट वाला शब्द उठाया और लास्ट वाले के साथ कंबाइन कर दिया जो कि है OH। तो OH और H, तो HOH तो नहीं हो सकता, तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। देखो हमारे पास क्या हो गया था, HOH हो गया था, तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं हम इसे, तो H2O फॉर्म हो गया। फिर मैंने लिया अपना सेकंड वाला वर्ड और फर्स्ट वाला कंबाइन कर दिया, Cl और Na, तो Cl Na कुछ नहीं होता तो NaCl होता है, तो मैंने NaCl बना दिया। तो वही आपको यहाँ भी कहा था, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ये मिटा के समझाना चाहूँ तो जैसे HX था और MOH था, तो X और M कंबाइंड हो गया, ठीक है, ऐसे कंबाइंड हो गया किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हमें एसिड को लेके थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हमें जो है
द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग ऑफ एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो केयर करनी चाहिए हमें, ठीक है। जो एसिड है उसे स्लोली पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना चाहिए वाइल स्टरिंग यानी कि ऐसे मिक्स करते हैं ना, ऐसे मिक्स करते हैं, तो धीरे धीरे स्टरिंग करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, तो यानी कि वो टूट सकता है, वो जो ग्लास है आपका वो टूट सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वाई डू HCl and HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वा सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये वाले एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो ये वाला एसिड है वो वीक एसिड है। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि इनमें ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस है बट इनमें कम H पॉजिटिव आयंस है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसके पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये H पॉजिटिव लिखना था, मेरे को पता नहीं क्या बन रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा आज, तो ये H पॉजिटिव देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन पे हम जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। हाँ तो गाइज ये देखो, ये क्वेश्चन है ना HCl, इसका आंसर जो होगा, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था ना, वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? तो इसका आंसर क्या होगा, जो हमारा HCl ड्राई होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस बहुत कम होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वो H पॉजिटिव आयंस कम होते हैं, इसकी वजह से हमारा कुछ एक्शन नहीं हो पाता, कुछ रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज HCl आयोनाइजेज ओनली इन एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। आयोनाइजेज यानी कि डिसएसोसिएट, यानी कि HCl कब टूटता है, HCl एक्वा सोल्यूशन में ही टूटता है इनटू H पॉजिटिव आयंस। इन दिस केस ऑफ ड्राई HCl गैस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ड्राई HCl है तो HCl आयोनाइज नहीं होगा, HCl अपने आप को तोड़ नहीं पाएगा H पॉजिटिव आयंस में, इसकी वजह से यहाँ पे ये नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी? ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि अगर जैसे रिकमेंड किया है वैसे नहीं किया तो वो जो बीकर है वो फट सकता है, स्प्लैश हो सकता है, बर्न हो सकते हैं, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है उसमें से। How is the concentration of hydronium ions affected when a solution of acid is diluted? Acid is diluted यानी कि एसिड में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। अब एसिड में मैंने पानी डाला है तो H पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा कि H पॉजिटिव आयंस विल बी लेस। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? अब देखो मेरे पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने और बेस डाला तो OH की जो क्या बोलते हैं, OH की जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा होती रहेगी। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन में गलत बोल दिया, शायद मैंने इंक्रीज़ बोला था क्या? देखो अगर मैंने इंक्रीज़ बोला है तो वो प्रॉबेबली गलत है, क्योंकि मैंने आपको गलत बोल दिया, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, सॉरी। देखो अगर हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है, उसमें हमारे पास एसिड है और उसमें हम एसिड है, ठीक है, और उसमें हम पानी डालते गए तो एसिड की जो H पॉजिटिव आयंस है वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। आई थिंक मैंने इंक्रीज़ कह दिया था, मुझे याद नहीं है, बट फिर भी वो डिक्रीज़ होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में डिक्रीज़ होगा आपका और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन में इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बेस और ऐड हो रहा है ना कि वो डाइल्यूट हो रहा है। बेस ऐड हो रहा है तो यानी कि वो इंक्रीज़ हो जाएगा OH आयंस की कंसंट्रेशन। समझ आया नहीं आया, जल्दी से मुझे टाइम स्टैम्प करके बता दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हाउ स्ट्रॉन्गर एसिड और बेस सोल्यूशन। तो हमें यहाँ पे ये देखने के लिए हम लेते हैं pH पेपर। यहाँ पे pH पेपर की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 14 तक, ठीक है। उसके बीच में एक डिवीज़न होती है 7 पे, जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर मैंने एक
तो अगर मेरे कोई चीज़ पे मैंने डिप किया ये और वो 7 निकला तो मान लीजिए वो पानी होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। और जितना हम इधर जाएंगे, इस तरफ जितना हम जाएंगे उतना एसिडिक होगा, और जितना हम नंबर में बढ़ाएंगे उतना बेसिक होगा। समझ आया? फिर से समझा दूँ? कोई नहीं, फिर से समझो। जितना हम इस तरफ जाएंगे ना, इस तरफ, तो एसिडिक बढ़ेगा, और इस तरफ जाएंगे तो बेसिक बढ़ेगा। अब एसिडिक बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, इस तरफ H पॉजिटिव आयन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, और इस तरफ जा रहे हैं तो OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो H पॉजिटिव आयन्स की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे pH पेपर है, देखो यहाँ पे डार्क सा रेड है, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस 1.2, फिर लेमन जूस, फिर प्योर वाटर या ब्लड इतना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो 7 से 7.8 के पीएच में वर्क करती है अच्छे से, ठीक है। ओके जी। जब भी जो रेन वाटर होता है ना, देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे ये पॉन्ड है और रेन वाटर आ रहा है यहाँ से, तो कभी कभार रेन वाटर एसिडिक होता है, और उसकी वजह से जो हमारा रिवर का वाटर होता है ना वो भी एसिडिक हो जाता है, और जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एसिड इन प्लांट्स। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि वीनस पे हमारे पास वाइट कलर के और येलो कलर के क्लाउड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन बैकयार्ड? तो यहाँ पे हमें ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की, ठीक है। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो हमारा पीएच होता है, तो जब हम अच्छा इसमें हमें यही लिखा है इस पूरे में कि जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि एसिडिटी हो रही है, उस एसिडिटी या जो एसिडिटी होती है उसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, अच्छा नहीं लगता, पेट में पेन होता है, हमारे स्टमक में एक होता है, ठीक है। उसके बाद तो जब हमारे इरिटेशन या एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हमें प्रेफर करते हैं कि एक बेस ले, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेस, और जो हमने खाया है वो एसिड है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वो अच्छे से क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज। तो यहाँ से देख लीजिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद देखते हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो जब भी हमारा जो टूथ डिके होता है वो स्टार्ट हो जाता है जब हमारा पीएच 5.5 से कम हो जाता है। यहाँ पे हमारा एक चीज़ होती है जो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सोपेटाइट क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ कैल्शियम, ठीक है, इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इट डिजॉल्व्स इन द वाटर बट इट इज़ करोडेड व्हेन पीएच इज़ लोअर देन 5.5। बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो शुगर होती है और फूड होती है वो डिग्रेडेड हो जाते हैं। और इसको प्रिवेंट करने का बेस्ट वे ये है कि खाने के बाद हमेशा ब्रश करिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, बेसिक, तो वो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, तो आपने देखोगे कभी कभार जो हनी बीज होती है या कुछ जो बीज होती है वो आके स्टिंग कर देती है, तो वो अपना एक क्या बोलते हैं, एक एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में, ठीक है, एसिड इंजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे जो एसिड होता है ना, जो ये इंजेक्ट करते हैं वो दो तरीके के एसिड होते हैं, या मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ, दो तरीके के नहीं होते। मान लो देखो, हमारा जो बीज इंजेक्ट करती है उसको हम कहते हैं मिथ अनोइक, ये ऑइक है, ठीक है, मिथानोइक एसिड बोलते हैं, या इसे हम फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसे, फॉर्मिक एसिड भी, दोनों नाम इसके सही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन। अब नेचर में ना एक चीज़ होती है, जैसे नेचर में एक प्लांट है, उससे हमने गलती से उस प्लांट को टच कर दिया और वो एसिडिक था, उसके जस्ट साइड में एक और प्लांट होता है जो बेसिक होता है, तो उसकी लीव्स प्लग करते के हम अपने इन्फेक्टेड एरिया में लगाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इन प्लांट का नाम देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे कि एक प्लांट है, नेटल प्लांट है, ठीक है, नेटल प्लांट जो है वो हर्बेशियस प्लांट होता है, ठीक है। अब उसने जैसे ही हमने उसको टच किया तो वो एसिडिटी कॉज कर दिया और बहुत पेनफुल हो रहा है वो, तो वहाँ पे उसकी साइड में ही एक डॉग प्लांट होता है जो रिलीफ देता है आपको। यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं मोस्टली इस चैप्टर में से, यहीं से बनते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ से हमें देखना है कि विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, याद करिए, जल्दी याद करेंगे 5 मिनट में। विनेगर में होता है एसिडिक एसिड, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, टैमरिन में होता है टार्टरिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड,
मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में होता है मिथेनॉइक, नटल स्टिंग में मिथेनॉइक। यहाँ पे आप मिथेनॉइक की जगह फॉर्मिक भी लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास 2 सोल्यूशन है ए एंड बी, ठीक है। जल्दी से अपना ब्रश थोड़ा थिन कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 सोल्यूशन है ए एंड बी। pH ऑफ ए इज 6 एंड बी इज 8, विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन। 6 के पास मोर हाइड्रोजन आयन्स होंगे, क्योंकि वो याद है ना, देखो pH स्केल देखो, मेरा pH स्केल है ये, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे मेरा 0 है और यहाँ पे मेरा 7 है। अब देखो हमें 6 का है, 6 यहाँ पे होगा और 8 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो इस तरफ लेफ्ट में होता है तो H पॉजिटिव आयन्स इंक्रीज़ होते हैं और इधर क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन्स डिक्रीज़ होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो जो 6 होगा उसके पास ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स होंगे, 8 से ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि विच इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। तो ए वाला एसिडिक होगा और बी वाला बेसिक होगा। व्हाट इफेक्ट डज कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, आता है तो देख लीजिएगा। व्हाट इफेक्ट डज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव इन द नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने अभी बताया कि लेफ्ट में होगा, यानी कि 0 से 6 में तो बढ़ेगा और 7 से 14 में लेस हो जाएगा। डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयंस, येस। वाई आर दे, सो वाई आर दीज बेसिक। देखो जो बेसिक होते हैं उनमें H+ आयंस तो होते हैं, बट उनमें बहुत कम H+ आयंस होते हैं, इसलिए वो बेसिक होते हैं। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू प्रेफर, do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime or slaked lime और चौक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन में फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड, क्विक लाइम यूज़ करेगा, स्लेकेड लाइम यूज़ करेगा या कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करेगा। तो सीधी सी बात है, देखो अगर उसकी फील्ड में एसिडिक हो गया, एसिडिक फील्ड हो गई, तो वो क्या यूज़ करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है जिससे न्यूट्रलाइज हो जाए। अब हम पढ़ते हैं मोर अबाउट सॉल्ट्स, तो अब हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जूम करके बता दूँ। सबसे पहले हम देखते हैं पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने एक चीज़ ली KOH, या मान लो मैं कोई इजी और छोटी सी चीज़ लूँ NaCl, ठीक है। NaCl आपको पता है क्या होता है, NaCl आपको पता है क्या होता है, NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है आपका बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब NaCl जो है मेरा, अब इसमें मैं देखूँ तो क्या पता चल रहा है मेरा कौन सा इसमें एसिड है। इससे मुझे Cl दिख रहा है तो प्रॉबेबली इसमें HCl वाला एसिड होगा, और अगर मुझे इसमें बेस फाइंड करना है तो NaOH हो जाएगा। कैसे किया मैंने ये फाइंड, कैसे किया, देखो जब भी तुम्हें एक नाम मिल जाए और उसमें बताना है तुम्हें कुछ एसिड क्या है, इसमें कुछ बेस क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहला वाला शब्द क्या है, Na से हम कोई बेस बना सकते हैं, NaOH बना सकते हैं। क्या हम NaH बना सकते हैं, नहीं। या कुछ और बना सकते हैं, नहीं, NaOH ही तो बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे Cl, तो Cl कौन से एसिड में आता है, H2SO4 में Cl आता है, नहीं। HNO3 में Cl आता है, नहीं। HCl में Cl आता है तो HCl वाला एसिड हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं इसका दूँ तो अगर आपको, तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं फर्स्ट नाम क्या है, फर्स्ट नाम है Na से मुझे बेस चाहिए, कौन सा बेस होगा, NaOH, अभी तो किया है, NaOH हो जाएगा, ठीक है, NaOH हो गया। अब देखिए पीछे वाला देखते हैं, SO4 कौन से एसिड में आ सकता है, HCl नहीं, HNO3 नहीं, H2SO4, तो इसमें एसिड कौन सा हो गया, H2SO4, और इसमें बेस कौन सा हो गया, NaOH। 2-3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे क्लियरली आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, अब जल्दी जल्दी इनका आंसर देते जाइए, ठीक है। सबसे पहले CaSO4, पहला नाम क्या है, Ca, तो Ca से मेरा क्या बन सकता है, क्या मेरा CaOH बन सकता है। फिर पीछे क्या है, SO4 यानी कि H2SO4। सेकेंड है MgSO4, MgOH बन सकता है यहाँ से मेरा, और SO4 से मेरा क्या बन सकता है, H2SO4। उसके बाद ले लो Cu से क्या बन सकता है, CuOH बन सकता है, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड मेरा बन गया, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मेरा बन गया, तो SO4 से क्या होगा हमारे पास,
SO4 से H2SO4 फिर से आ गया। अब NaCl मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद देखते हैं NH4Cl। NH4Cl तो देखो NH4OH हो जाएगा क्या, NH4OH बना सकते हैं हम इसे, ओके। और Cl से हमारा HCl हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, जल्दी से इन्हें मिटा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 2.14। शायद मैंने ये जो एक्टिविटी है ना, ये वाली एक्टिविटी 2.13 वो मैंने अभी आपको जो समझाया वही है। उसके बाद आता है pH ऑफ सॉल्ट। इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंट सॉल्ट्स लेने हैं, उन pH पेपर डाल के उनका pH चेक करना है। तो कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में, इससे भी कुछ नहीं आ सकता। उसके बाद हम और जो हमने यहाँ पे pH देखे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम देखते हैं कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू ऑफ 7। अच्छा, यहाँ से मुझे आपको एक चीज़ करवानी थी, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ HCl, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं आपको कहूँ NaOH, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ HCl प्लस KOH, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है। तो मेरा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट बनेगा मेरा। तो देखो यहाँ से मैंने क्या बताया कि जब भी हमारे पास या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है प्लस वीक बेस होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करता है और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनता है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता और वीक एसिड होता तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करता, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री टाइप का है कि कैसे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ जो होता है उसको ब्रेक किया और फिर सॉल्ट निकाला, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, अगर लेट सपोज क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। Sea water contains many salt dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts. Deposits of salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राउन होते हैं impurities. This is called rock salt. Rock salt क्या होता है, जो ब्राउन कलर का होता है impurities वाला. Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dry up. Rock salt is mined like coal. ठीक है, यहाँ पे डांडी मार्च किया था गांधी जी ने, तो उससे वहाँ से वो सॉल्ट निकला था, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता है हमारा NaOH, जैसे कि आपको पता है। अब NaOH बनता कहाँ से है, तो NH बनता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से, और सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। याद रखिए कि हमारा NaOH होता है, NaOH हमारा होता है बेसिक सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, ठीक है। NaOH कहाँ बनता है, मतलब कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ना सोडियम क्लोराइड से, तो ये बनता है। और इस प्रोसेस को क्लोरएल्कली बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन बनती है और एल्कली फॉर्म्ड होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो NaCl प्लस H2O, NaCl पानी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। याद रखने ला ऐसे, इसी क्वेश्चन को याद कैसे करें कि जब NaCl प्लस हमने इलेक्ट्रिसिटी करी तो क्या बनेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वाटर होती है। तो NaCl प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा NaCl प्लस H2O। देखो जल्दी, NaCl तो NaOH और Cl तो Cl2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद करनी ही होगी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। NaCl प्लस H2O, जल्दी से याद करते हैं। NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। NaOH प्लस H2O गिव्स NaCl प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, अच्छा ये एक्टिविटी नहीं है, जो अभी हमने वो किया था ना, एक सेकेंड, हाँ, जो अभी हमने क्लोरएल्कली प्रोसेस किया था वो ही है कि यहाँ पे देखो हमें यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गैस कौन से जगह से रिलीज़ होती है। तो ये हमारा क्या है,
कहाँ गया, अनोड पे क्लोरीन होती है और कैथोड पे H2। अनोड पे क्लोरीन होती है और कैथोड पे H2 होती है। अनोड पे क्लोरीन होती है, कैथोड पे H2। और ब्राइन और जो सोल्यूशन होता है वो NaOH का होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं हमने, ये डायग्राम बनाने में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हमारा होता है CaOCl2। ये कैसे बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाती है, जो कि CaOCl2 होती है और H2O बन जाता है, ठीक है। जल्दी से याद करते हैं इस इक्वेशन को भी। तो CaOH प्लस Cl2 गिव्स CaOH प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देख लेते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिंचर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड पल्प यूज़ होता है फॉर फैक्ट्रीज, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पानी को जर्म फ्री बनाने के लिए यूज़ होता है। बेकिंग सोडा हमें पता होगा NaHCO3 होता है, ठीक है। ये देखो कॉमन नेम इसका। तो ये कब होता है, जब NaCl, H2O, CO2, NH3 तो NH4Cl प्लस NaHCO3 भी बन जाता है, ठीक है। अब जब हम इस NaHCO3 को हीट करते हैं तो हमारा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा देख लेते हैं। ये आप देख लेना, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक है। उसके बाद NaHCO3 में जब हम यानी कि हाइड्रोजन आयंस प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम उसकी यूजेस देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है वॉशिंग सोडा की ये इक्वेशन है। देखो मैं आपको इक्वेशन कैसे याद करवाऊँ, ये इक्वेशन तो आपको लिख के प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके यूजेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस यहाँ पे एक चीज़ होती है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। ऊपर क्यों चल गया यार ये पेन, ऊपर काहे चल रहे हो, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट में जब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो यहाँ पे CuSO4 में 5H2O है, फिर Na2CO3 में 10H2O है, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये जो इक्वेशन है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ट्विस्ट करके भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले मैंने इसको लिखा है फिर इसको लिखा है। हम ये भी कर सकते हैं, पहले इसको लिख दें फिर इसको लिख दें बाद में, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के थोड़े से यूज़ भी आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे आते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोला है यहाँ पे, ज़रा गौर से सुनिए। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, कौन सा सब्सटेंस जब हम क्लोरीन को ट्रीट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए जल्दी से मैं पेज पे ले आऊँ। कहाँ गया वो पेज, कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस, ओह माय गॉड, कौन से सब्सटेंस को हमने लिया जब क्लोरीन के साथ उसे प्लस किया तो CaOCl2 बना। तो बेसिकली हमें इसका नाम पूछ रहे हैं, जो आपको पता है क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके आता है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई साहब कहाँ गए, यस गाइस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो यूज़ होता है तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये सीन कट हो जाएगा, यस गाइस। तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये मैंने अभी बताया, तो आप जल्दी से कमेंट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद एक सेकेंड गाइस, उसके बाद अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 4 पे। यस गाइस, तो क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 वाली क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे इनडायरेक्टली। देखो NaHCO3 को जब हम हीट करते थे तो क्या क्या बनता था, वो सारे आपको लिखना है। अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको यहाँ दिखाया था ना,
ये वाली इक्वेशन जो थी, ये वाली इक्वेशन आपको लिखनी है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस। रिएक्शन तो आप खुद लिख लेंगे। हम क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो यानी कि वो तो बेसिक होगा, और बेसिक कब हो सकता है? हाँ, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। हमें याद रखना है रेड लिटमस ब्लू कब होगा? जब वो बेसिक होगा। तो इसमें से बेसिक कौन सा है? 10। क्या 5 बेसिक है? नहीं, वो एसिडिक है। क्या 4 बेसिक है? नहीं, वो एसिडिक है। 1 भी एसिडिक है। द सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की। द सोल्यूशन मस्ट कंटेन्स a solution reacts with crushed eggs shells to give a gas that turns lime water milky। हाँ तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट डाउन करिए, ठीक है। जल्दी से कमेंट डाउन किए तब मैं आपको इसका आंसर बताऊं। तो इसका आंसर होगा HCl, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 10 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सोल्यूशन। इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट HCl सोल्यूशन द सेम एज बिफोर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 10 ml था हमारे पास NaOH। क्या था हमारे पास? 10 ml NaOH, और इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन। 10 8 से हो गया। अब हमने 20 लिया है तो 8 का भी डबल हो जाएगा, तो यानी कि 16 ml हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड। एंटासिड होता है, ठीक है। विच वर्ड, तो विच वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस। राइट वर्ड इक्वेशन, ये बैलेंस आपका लेना, ठीक है। कंपाउंड सच एज अल्कोहल, ग्लूकोज डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बट आर कैरेक्टराइज एज एसिड। क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं बट OH मतलब H कम होते हैं उनमें, बट होते हैं। वाई डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर? क्योंकि रेन वाटर के पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं ज़्यादा, इसके पास नहीं होते, ठीक है। वाई डज एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? क्योंकि एसिडिक तभी शो कर सकता है जब एक एक्वा सोल्यूशन हो, तभी तो उसका एसिड ब्रेक डाउन कर सकता है H पॉजिटिव आयंस में। जब कोई एक्वा सोल्यूशन नहीं होगा तो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। 5 सोल्यूशन ABCDE when tested with universal indicator showed pH as this which solution is neutral? न्यूट्रल कौन सा है? 7 वाला, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, सबसे ज़्यादा एल्कलाइन कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा एल्कलाइन, तो यानी कि 11 वाला। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, एसिडिक कौन सा होगा? 1 वाला। वीकली एसिडिक 4 वाला होगा। वीकली एल्कलाइन 9 वाला होगा, ठीक है जी, हो गया। Equal length of magnesium ribbon are taken in test tube. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid B. Amount and concentration taken for both acid are same. In which test tube will be the fizzing occur more vigorously and why? तो हमने इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया है, तो जो फिजिंग होगी वो सबसे ज़्यादा HCl में होगी, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बल्कि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाता है फ्रेश मिल्क हैज़ pH ऑफ 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू अ कर्ड? उसका pH क्या हो जाएगा? वो बेसिक हो जाएगा। एंड मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर प्रूफ में स्टोर नहीं हुआ तो क्या होगा? वो रिएक्ट कर देगा जो ऑक्सीजन इन एयर है, ठीक है। और वो हार्ड हो जाएगा। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो जब भी एसिड प्लस बेस करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या समझ नहीं आया। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। वैसे अभी मैंने होप करा है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिससे उनका भी बेसिक स्ट्रांग हो, क्योंकि जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप सैम्पल पेपर कैसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और जो भी डाउट्स हो कमेंट में बता दीजिए और सजेस्ट भी करिएगा कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।